Media does not care about journalism. They don't give a shit about journalism. You can look across the last 40 years. हर्षद मेहता, किरित पारेख, वो सब मीडिया का हीरो था और आज भी चल रहा है. मिस्टर ए इज द न्यू मसाया. इंडियन मीडिया मीन्स मुकेश भाई, अडानी भाई. दैट इज द डिफरेंस. ये हमारा प्रेजुडिस इतना स्ट्रांग है और ये सीनियर एडिटर लोग कभी मानते हैं नहीं. They'll get outraged if you tell them. अरे, we are the good guys. If they want to know what Indian politicians look like, they will know the faces of Modi and Shah. History will judge this period very harshly and correctly so. Hey, shut up, ya Kunal. Shut up, ya Kunal. Hey, Kunal, shut up. Shut up, ya Kunal. Hey, shut up, ya Kunal. Ya Kunal. हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शट अप है कुणाल. आज हमारे साथ है पी साईनाथ, ऑथर, जर्नलिस्ट, फाउंडर ऑफ पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, पारी. सर, वेलकम बैक टू द शो. हाउ आर यू? Pleasure. Good to be back. Now, currently what you are going through is that to people who from the younger generation or even the generation which is like, say, around my age, they are not being able to differentiate between what is journalism and what is media. I know you really like to talk about this topic, but if we had to break down what qualifies as journalism and what is this media? देखो, 50 साल पहले आप कह सकते हैं कि मीडिया जर्नलिज्म एक ही चीज था और इंटरचेंजेबली ये टर्म्स सबको यूज कर सकते हैं. जब मिड 1980 से एक प्रोसेस शुरू हो गया, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया. समीर जैन जी ने इनॉग्रेट किया वो. नॉट विनीत, ही वाज द ब्रेन, रियली द ब्रेन ऑफ दैट फैमिली, बिट ऑफ अ जीनियस. ही स्टार्टेड दिस थिंग ऑफ corporatization in Indian media. या बोल रहे pre the liberalization, It started just before 5-6 years before liberalization. 86 85. Yeah. यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में कॉर्पोरेटाइजेशन जोर से चल रहा था 20 साल. उससे पहले 20 साल. लेकिन हमारा इतिहास देखिए मीडिया का. मोस्ट ऑफ आवर ग्रेट न्यूज़पेपर्स वर स्टार्टेड बाय फ्रीडम फाइटर्स. वो ओनरशिप, it meant a lot that who owns the newspaper. For me the most fundamental question, कौन कंट्रोल करते हैं, निर्णय कौन लेते हैं, डिसीजंस कौन लेते हैं, कौन है ओनर इसका. मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल दे सकता हूँ. तो यू हैड फ्रॉम 80s, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ये बहुत सारा न्यूज़पेपर्स जो था बैंक्रप्सी की तरफ गया था, इसलिए कि they were not started for profit, they were started for freedom, revolution. फिर छोटा मोटा बिजनेस लोग उसको खरीद लिया. देखो, नागपुर में एक न्यूज़पेपर है हितवादा, ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन सेंट्रल इंडिया, oldest surviving paper even today. It had people like Gopal Krishna Gokhale and others who started that paper. They were on the board. Bankruptcy की तरफ आ गया तो बिजनेस लोग उसको खरीद लिया. फिर 20-30 साल के बाद वो छोटा मोटा बिजनेसेस कॉर्पोरेशंस बन गया. कॉर्पोरेशंस का उसका इंटरेस्ट क्या है? प्रॉफिट. देयर इज नो अदर इंटरेस्ट. व्हाई शुड आई कवर कुणाल कामरा unless I make money from covering Kunal Kamra? If I'm not making revenue from covering you, you don't exist. Why the hell should I waste my space and time on you? In that situation, वो स्थिति में ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऐसा बढ़ गया, ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन हो गया, फ्यूअर एंड फ्यूअर ओनर्स. आज आप इंडियन मीडिया का वैल्यू देखिए. अर्नस्ट एंड यंग है ना वो कंपनी जो एनालिसिस कहते हैं, मार्केट एनालिसिस सब करते हैं. उसको कहना है कि आज इंडियन मीडिया का वैल्यू है, इंडियन मीडिया का वैल्यू 2.7 खरब रुपया, 2.7 ट्रिलियन रुपीस इज द वैल्यू ऑफ द इंडियन मीडिया इन 2025. उसमें पिछले साल
in 2024-25, first time digital has become main sector. Digital बन गई main sector. 32% revenue of all media and entertainment. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एक इंडस्ट्री है, आप जानते हो. तो 32% टोटल रेवेन्यू का सिर्फ डिजिटल. और अगर आप ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग सब डालते हैं, 42% रेवेन्यू डिजिटल सेक्टर से आ रहा है. और ये 2.7 खरब रुपया, उस वो वैल्यू कम था, एक ट्रांसैक्शन में बढ़ गया जब मुकेश भाई ने जियो और डिज्नी हॉटस्टार को मर्ज किया. वो $8.5 बिलियन अरब डॉलर का ट्रांसैक्शन था. आज एक आदमी मुकेश भाई, स्ट्रीमिंग जो है इंडिया में, एक आदमी 50% से ज्यादा कंट्रोल कर. आई थिंक 60 होगा, 60 हो सकता है, बिटवीन 50 and 60. वो चेंज करते रहते हैं ना रेट. बिकॉज टिकटिंग प्लेटफॉर्म भी जो है उसमें भी उसका पैसे उसका बनता है. है, ओनरशिप है उनका. और उससे ट्रांसैक्शन से पहले भी वो सबसे बड़ा मालिक था इंडियन मीडिया का. सिंगल ओनर. क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी, अडानी, इनको गाली देना बंद कर दिया. जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी, अडानी से कितना माल उठाया है. जरूर दाल में कुछ काला है. पार्टी बदल लिया साला. मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं. इंडियन मीडिया का वैल्यू 2.7 ट्रिलियन रुपीस. दैट इज ग्रेटर देन द जीडीपी ऑफ एनी वन ऑफ 80 कंट्रीज. 80 देश है दुनिया में जिसका जीडीपी इससे कम है. तो मैंने आपको कह रहा हूं कि इंडियन मीडिया इज नॉट पुअर, इंडियन जर्नलिस्ट आर पुअर. तो मीडिया है कॉरपोरेशंस, प्रॉफिट सीकिंग, इंस्टीट्यूशनल कंपनीज, बिजनेसेस, ये सब है. जर्नलिज्म अलग चीज है जो हम लोग करते हैं लिविंग के लिए, लाइवलीहुड के लिए. वो और इंडियन जर्नलिज्म का ट्रेडिशन में जर्नलिज्म कभी भी धंधा नहीं था. इंडियन ट्रेडिशन में जर्नलिज्म वाज नॉट अ बिजनेस, जर्नलिज्म वाज अ कॉलिंग. अब देखिए, आपका इतिहास में सबसे बड़ा पत्रकार कौन था? गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह. बहुत लोग समझते नहीं है कि भगत सिंह, आज भगत सिंह का एनिवर्सरी है. बहुत लोग नहीं समझते हैं कि भगत सिंह पत्रकार था, प्रोफेशनली इज अर्निंग केम. ही वाज इवन फॉर अ फ्यू मंथ्स संपादक था, एडिटर था कीर्ति मैगजीन, जो गद्दर पार्टी का मैगजीन, गद्दर रेवोल्यूशन जो हुआ उसका, अपराइजिंग जो हुआ उसका मैगजीन कीर्ति, उसका एडिटर जेल में चले गए और भगत सिंह ने उसको एडिट किया. द ओनली इंडियन जर्नलिस्ट इन इंडियन पत्रकारिता में एक ही पत्रकार था जो 4 भाषाएं में अलग अलग पीसेस लिखा. ट्रांसलेशन नहीं है जैसा हम पारी में करते हैं, ऐसा नहीं. अकाली मैगजीन अकाली में पंजाबी में लिखा था. हाँ, और अर्जुन और प्रताप में हिंदी उर्दू में लिखा था. अंग्रेजी में बहुत सारा जर्नल्स में लिखा था. एंड दिस मैन लास्ट 270 days in prison, he learned Farsi, was writing in Persian, he learned Sanskrit also. प्रोफेसर चमनलाल कहते हैं कि संस्कृत भी सीखा था. So he is writing in 4 languages. He learns a 5th. बंगला भी सीखा था जब वो अंडरग्राउंड रहा कोलकाता में. And he is writing in these languages and learning 2 other languages. All this before he is hanged at the age of 23. 23 साल उम्र में मैंने पत्रकारिता शुरू किया करना. और वो उस समय तक ये सब अचीव किया. मेरा इंस्पिरेशन है जर्नलिज्म आने के में ये एक बड़ा फैक्टर है.
ये स्वतंत्रता संग्राम जो है, जो था इंडिया का, हिंदुस्तान का, वो इट इज ऑल, सब बड़े लीडर, हर एक जो आप चेक कर सकते हैं नेशनलिस्ट लीडर, वो पत्रकारिता भी किया। गांधी अंबेडकर बिटवीन द 143 वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टेड वर्क्स, अरे कौन सा पत्रकार है आज दो वॉल्यूम भी बनाया कलेक्टेड वर्क्स? These are the people who are Indian journalism for me means this sort of person. Yeah. Indian media means Mukesh Bhai, Adani Bhai, wo sab. That is the difference. Yeah. That is the difference. Second point is, media does not care about journalism. They don't give a shit about journalism. They don't give a crap about journalism. आप फ़कीरों की तरह रहते हैं, आप फ़कीर अपने आप को बताते हैं, और दूसरी तरफ आपका परिवार भी इतना बड़ा, 100-125 करोड़ का आपका परिवार है। बलूचिस्तान की बहनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाईजान मान रही हैं। उसके बाद नाश्ता करते हैं जो कि होता है बहुत हल्का, कभी पोहा, कभी भाकरी, तो कभी खाखरा। चीजें मोदी जी के हिसाब से उस स्पीड से नहीं चल रही हैं। अगली बार करूंगा। चीन भी अब तो कह रहा है कि पीएम मोदी खतरों के खिलाड़ी हैं। कोविड के समय में मोदी सरकार ने एक एक्शन लिया, इस 11 साल में एक एक्शन मैंने सपोर्ट किया। जिस दिन मार्च 2020 में जब वो लॉकडाउन अनाउंसमेंट किया, मोदी सरकार ने एक लिस्ट दिया एसेंशियल सर्विसेज। हमारा इतिहास में पहले बार मीडिया जर्नल उस लिस्ट में आया। तो मैंने आई वाज रियली प्लीज्ड, ऑनेस्टली आई सेड दैट दिस इज अ एक्सीलेंट मूव, इसलिए कि आपका जॉब और सिक्योरिटी का प्रोटेक्शन मिला है आपको। देखो, एसेंशियल सर्विस मतलब कहा क्या? अगर आप फायर ब्रिगेड में काम कर रहे हैं, अगर पूरा शहर जल रहा है, आप फायर ब्रिगेड में 50% रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए वो प्रोटेक्टेड सर्विस बन जाती है, जैसा मीडिया भी बन गया। लेकिन मोदी साहब का जो मेहमान लोग हैं मीडिया में, 3,500 पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया 12-15 महीने में, कोविड में, पैंडेमिक में। दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में गया एफिडेविट के साथ, एसके पांडे जी वो सब गया हुआ। और ये 3,500 पत्रकार, नॉन पत्रकार एम्प्लॉइज जो हैं मीडिया में, 10 से 15,000 तक एस्टिमेट है जिसको निकाल दिया। ड्यूरिंग कोविड 750 जर्नलिस्ट मिनिमम, conservative estimates, died of coronavirus. Women in Media Network वो सब एक लिस्ट बनाया। तो वो कंप्लीट लिस्ट नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव ऑल दैट इंफॉर्मेशन। और देखो 750 पत्रकार मर गया कोरोना वायरस से, तब भी उनका मौत उनका ही न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग नहीं हुआ। मीडिया doesn't care for journalists. They need us to fill space, and now they will use AI to fill space. ये सब कर सकते हैं वो। और मेरा 3-4 कानून मैंने बनाया पॉलिटिकल साइंस का लॉस। पहला लॉ है, द रिचर द मीडिया गेट, द पोरर देयर कवरेज गेट्स। जो सबसे रिच मीडिया जो है, वो सबसे ज्यादा करप्ट बनाते हैं। Richer the media house, lesser the journalism. अब देखो, Bennett Coleman and co, even the richest media houses produce the worst rubbish. Second law, media and journalism are different, and media doesn't care about journalism. They need each other. Journalists need platforms. Media need the space to be filled between the advertisements. Third is, मैंने आपको एक और कानून देता हूँ। If media tell you that
Mr. A is the new messiah. If media tell you that A is recognized across the world as the man, as the most important thing since sliced bread, if the media tell you that A will lead us to the promised land, then A is a criminal. ये मेरा तीसरा कानून है, मीडिया का कानून है. You can look across the last 40 years. हर्षद मेहता, किरीट पारेख, वो सब मीडिया का हीरो था. और आज भी चल रहा है. Mr. A is the new messiah. Worldwide recognized as the greatest political property on earth. So you have media and journalism completely diverging. जर्नलिज्म में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं. देखो हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है जो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. जर्नलिस्ट का, सीनियर जर्नलिस्ट का जैसा मैं, सोशल बैकग्राउंड देखिए, बहुत एलिटिस्ट, नैरो सोशल बैकग्राउंड. एंड वी हैव नॉट टेकन दिस सीरियसली about the issue of social justice in media and media representation. In Pari now we do it mandatorily that we have to promote journalism जो marginalized समाज है, community से कौम है, उसके अंदर we have to generate journalists and journalism. ये हमारा prejudice इतना strong है और ये senior editor लोग कभी मानते हैं नहीं. They'll get outraged if you tell them, अरे we are the good guys. We are the ones fighting the government. ये सब हो सकता है. लेकिन अब देखिए इस देश में दो राष्ट्रपति, दलित बन गया 2 राष्ट्रपति. दलित में 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा. दलित वर्ग से पता नहीं कितना चीफ मिनिस्टर था कितने बार, लेकिन आपको एक दलित चीफ सब एडिटर नहीं मिलेगा नेशनल न्यूज़पेपर में. तो ये सब सेक्टर में उनका मेरिट है, लेकिन मीडिया में नहीं. तो इट्स अ वेरी बिग ड्रॉबैक ऑफ जर्नलिज्म. एंड इट्स नॉट जस्ट इन द मीडिया, द prejudices आर also in the journalist fraternity, which comes from a very elitist, narrow background. ये problem है. So this is also a problem of journalism, which I think journalists have to reconsider their social position. मैं पारी में जो भी पत्रकार हमको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एक भी पीस लिखना है, फील्ड में जाना है, सबसे पहला रूल, जो भी आप कर रहे हैं, ये जान लीजिए कि you are operating from a position of privilege. When I go and talk to Vidarbha farmers, I'm speaking from a position of privilege. अगर ये, if we don't understand that, our work will be worthless. It will reflect that deficiency. We have to understand that as journalists, we are very privileged people. We are going and peering into someone's life. We are going into a house and asking some woman, how much does your husband spend on drinking? Also, we are not giving them the privacy which we demand in our lives. So you have to realize that we are very privileged people and approach others with that idea that you are not doing them a favor. They are doing you a favor by speaking. जो हमने किया पारी में, I am learning, उसमें एक और कानून मिल रहा है. हमारा मैंडेट है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज हैं, उससे we have to generate journalism and photography and media generally. We are learning that the merit of lived experience is far superior, to the merit of entitlement. I am so and so, I have won so many prizes in journalism. That is, there is a kind of merit of entitlement which we have.
We have to rise above that. Even if it's not entitlement and if it is solidarity, still it's your solidarity is lesser than their lived experience. Yes, correct. And let's say we have one of the greatest photographers in India. Yeah, Palini Kumar. His parents are agricultural laborers. His first photograph was taken on not even on a smartphone, on a borrowed cell phone from his uncle in 2013. The last 3 years he has held exhibitions in UK. Yeah, he got his first DSLR in 2018-19. The incredible amount of talent that is there in the Indian masses. We've not been able to talk because elite journalism has become a very Brahmanical discourse. That's what I wanted to say. Journalism also has its problems. When we say that it's become a Brahmanical discourse, how does it impact the other? Like, while I was also trying to understand how does this impact or change lives, is what the gaze of the upper caste editors, what constitutes as a caste crime for them versus what actually is a caste crime. Caste crime. So all those numbers, all that data just gets fudged because of The lens through which you view it. Yeah. Okay, that is one. Second is that, as I said, you can have two chief justices, 10 chief ministers who are Dalits, but you find me one editor of a national newspaper or channel. अरे आप ये दिखाइए हमको कितना दलित एंकर है और या आदिवासी एंकर है टेलीविजन में. So that prejudice is very real. Sometimes it is not intentional, but it is embedded. Going ahead, like one thing I want to ask you is the people who make policy for the country, why do they lack the kind of perspective that can really solve the problems of like 90% of the country? Because they are making policies for 10%. How will it solve the problems of 90%? You look at the entire education policy. You look at the higher education policy. It is more and more pushing towards privatization of education. Yeah. And what kind of your greatest educational institutions have all been public funded, whether it is IIM or IIT or the best in the university in the country in terms of research, paper production, publication, Jawaharlal Nehru University, JNU, of which I am a proud alumnus. और मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूँ जो जेएनयू से पढ़ के आया हो जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता हो. You people carry the Indian passport. You are on an Indian campus. You are the beneficiaries of a subsidized Indian government education. Your education is paid for by the Indian taxpayer. जो देश के विरोध में बात करेगा वो हमारा हीरो कैसे बन सकता है? हम किस राष्ट्र में पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, वो तो हमने डिसाइड नहीं किया था. अगर आपको गर्व करना है तो आप गर्व इस चीज पे करिए कि आपने अपने राष्ट्र को जहां पैदा हुए आपने उसको कैसे बेहतर बनाया. पूरी दुनिया मेरे हिसाब से हैव्स एंड हैव नॉट्स में बटी हुई है और जरूरी है कि वो अंडर प्रिविलेज तबकों के लिए आप लड़ें. लेकिन ऐसा तो नहीं है अगर मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो मैं दुनिया भर के अंडर प्रिविलेज तबकों के लिए लड़ सकता हूं. मैं जहां हूं मैं वहीं लड़ सकता हूं और मेरे हिसाब से वही मेरी मातृभूमि के लिए प्रेम है. जिस जगह में पैदा हुआ उन लोगों वहां जिन लोगों के खिलाफ अन्याय हो रहा है उनके न्याय के लिए मैं लड़ूंगा. मैं बताऊं कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स रहने भी चाहिए जो ठीक है. जेएनयू से इतने इंटेलेक्चुअल्स इतने अच्छे लोग वहां से निकले हैं जी आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. With the new period from 91 when we started, the neoliberal embrace, in this new period, you created a mahal, a new generation mentality where people coming out of IITs and IIMs are calling for an end to subsidies. IIT and IIM students are the most subsidized people in the country. They are the most food secure creatures in the planet. Okay? The IIM, IIT founders
have gone and started business schools which are private and saying IIT should be made private. The very people who gain from that public education, like for instance, your doctors, all the great doctors of this country, most of whom we have exported to the United States, they came from public funded medical colleges, public funded universities. This is a fact. And you're dismantling that and increasingly, and you get great achievements in private universities, like you did at the AI summit in Delhi. What's that place? Galgotia. Galgotia. This is what you end up with. You end up with third-rate stuff. You end up with people who can't ever talk back to the government. And even the students' movements which used to be there, it's very difficult for them to exist on private campuses. Now they are confined to the public campuses. So which policy do you want? Farming. The entire policies on agriculture, forget 90% of the population, some of them seem to be made purely for corporations. किसान आंदोलन था 2020 में, 2020, 2021, उसमें वो 3 कानून किसने ड्राफ्ट किया? पार्लियामेंट में ड्राफ्टिंग नहीं हुई, पार्लियामेंट एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया, पार्लियामेंट में पास करने के लिए 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया फॉर नो रीजन एट ऑल. My old friend Harivansh did it, who was a fine journalist in his time in Prabhat Kabar. I couldn't believe it. They threw out those 8 members so that they could pass that law in Rajya Sabha. And then, with those laws, were clearly not drafted in Parliament. They were drafted in the boardroom. Corporate jagat का boardroom में draft हुआ वो कानून, जिसके खिलाफ किसान आंदोलन चली 56 हफ्ते, 54 weeks, and they got it withdrawn. लेकिन वो पीछे वाला दरवाजा से आ रहा है अभी. जैसे वो SIR अब कर रहे CA NRC की जगह. Correct. Policies were never made for the 90%. They were in the first 20 years of independence, 20, 30 years, there was a sense up to the 1970s, you can say, it starts eroding. 1991 से पूरा शिफ्ट. और देखो वो और पॉलिसीज में एक इम्पैक्ट मैं बताता हूँ. दिस कंट्री, इट्स योर प्रीएम्बल, योर कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वालिटी, justice for all, social, economic, political. 1991 में इस देश में एक भी डॉलर अरबपति नहीं था, एक भी नहीं था. आज फोर्ब्स मैगजीन की प्रकार से, जो सबसे बड़ा अथॉरिटी है, बिलियनर्स लिस्ट डालते हैं हर साल, आज 229 है. 1991 229 अरबपति हैं, डॉलर अरबपति इस देश में. उसी टाइम में आप देखो पार्लियामेंट में 2004 में हमने ये एफिडेविट वाला चीज लाया था, जिससे सेल्फ डिक्लेयर्ड वैल्यू है उसका, और 2004 में एक 32% था करोड़पति, रुपया करोड़पति. 2009 में वो 50% बन गया. आज 2024 इलेक्शंस के बाद 93% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करोड़पति है. ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, हर महीने कुछ पब्लिश करते हैं इसके बारे में. ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट, सेल्फ डिक्लेरेशन. And when it comes to self-declaration of wealth, many people become very modest. तब भी 93% of our Lok Sabha members are crorpatis, and these are the people going to make policies, legislation, and represent some of the poorest people on earth. कैसा हो सकता है? खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है. भारत की विकास यात्रा में भी आज वो समय आ गया है.
According to The Economist, Mr. Mukesh Ambani's net worth increased by 350% between 2016 to 2020 and rose to 7.18 trillion rupees. One capitalist. While Gautam Adani, the other one, a great favorite of Mr. Narendra Modi, his net worth increased by 750% during the same period and rose to rupees 5.06 trillion rupees. It is my good fortune that I have known him closely for more than 3 decades. 2019 तक we had 98 डॉलर बिलियनर्स, डॉलर अरबपति. 2019 तक 98 रहा. मतलब एवरेज हर साल हमने 4-5 ऐड किया. कोविड की पहला 12 महीने में 42 ऐड किया और सबसे ज्यादा नया अरबपति हेल्थ केयर सेक्टर से आया. बिग फार्मा, हेल्थ, चेन हॉस्पिटल्स, ये लोग बन गया नया अरबपति. कोविड के दूसरा साल में 26 और अरबपति ऐड हो गया. आज जो 229 अरबपति हैं डॉलर, उसमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग 46. आप क्या समझते हैं? आईटी आएगा, आईटी बिलियनर्स आएगा. हाँ, ये नंबर 2 ग्रुप है 42 हेल्थ केयर सेक्टर. और ये जब 42 अरबपति लिस्ट बढ़ गया 42 से, उसी 12 महीने में आपका नेशनल जीडीपी 7.7% गिर गई. तो ये नहीं कह सकता है कि केक बढ़ गया, सबको एक शायद कुछ नहीं. केक तो था नहीं, माइनस था केक आपका. तब भी तो कहां से आया पैसा? गरीब लोग से लूट किया आपने. यू सक्ड इट अपवर्ड्स. दिस वाज कॉन्शियस पॉलिसी, कुणाल. इट कुड नॉट हैव बीन डन विदाउट कॉन्शियस पॉलिसी. और ये वैक्सीन कोविड का आप प्राइवेट सेक्टर को किया, जो इस शहर में सबसे वन ऑफ द ग्रेट सेंटर्स ऑफ वैक्सीन्स इन द वर्ल्ड, कांग्रेस ने इग्नोर किया, बीजेपी ने इग्नोर किया. Haffkine Institute. It has been a great center of vaccine research in this country, but public है. You get rid of Haffkine Institute and you give it to private. तो ये conscious policy है. ये वेल्थ क्रिएटर्स के नाम में आपने अभी देखो, ये 229 अरबपति हैं, उनका वैल्यू क्या है? 2025 में उनका वैल्यू 1 खरब डॉलर से ज्यादा हो गई. बेसिकली अगर हमारा 5 ट्रिलियन क्लेम है, तो उसमें से जो 1 ट्रिलियन है वो इट इज नॉट इवन 4 ट्रिलियन, लेकिन इट इज 20. व्हाट दीज पीपल ओन इज इक्वल टू 26% ऑफ योर जीडीपी. 240 families own 229 families own wealth equivalent to 26% of your GDP. Let me give you another figure. It's even more interesting. अगर ये 1 ट्रिलियन मार्क लेंगे, 1 ट्रिलियन मार्क लेंगे, आप फोर्ब्स मार्च 7th इशू का एनुअल बिलियनर्स लिस्ट देखिए. आई हैव कैलकुलेटेड, अगर वर्ल्ड बैंक लिस्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये 229 एक अलग देश बन जाए, they are the 19th biggest GDP in the world. Below them are 173 nations whose GDP is less than 1 trillion. हमारा 229 अरबपति दुनिया में 170 कंट्री से ज्यादा अमीर, 173 नेशन से ज्यादा उनका जीडीपी है. तो सर, जब ये लोग जो कंपनीज ये चलाते हैं, जैसे नारायण मूर्ति हो गए या जो भी अंबानी अडानी वगैरह, जब वो बात करते हैं, वो बोलते हैं कि हमने मेहनत की है, आप मेहनत करो, आपका भी हो जाएगा. Yeah. What are your views on the work-life balance debate, right? Like I used to work
85 to 90 hours a week. I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. You're Sudha Murthy's dream here. Do you think balance is an important part of being a successful entrepreneur? No. My view has always been that those of us in India who have received so much benefit from the country, from the taxpayer, have an enormous responsibility to work very, very hard to bring a chance for the betterment of life of the poorer sections of the society. Therefore, I don't regret it. You're sticking by your comments. Absolutely. People need to really go all in as far as what they want to achieve in the early part of their careers when they still have the energy and the clarity in terms of what they want. Right? If you want a certain life, crock of तो मेहनत पे आप क्या देखिए, अगर हार्ड वर्क से आप अरबपति बन जाते हैं, फिर ग्रामीण भारत में हर एक महिला अरबपति होना चाहिए। एक भी नहीं है फोर्ब्स लिस्ट में ग्रामीण भारत का महिला। यू कैन ऑल्सो बिकम। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया इसमें। अगर मैं मनरेगा पे काम कर रहा हूँ, आप कह सकते हैं कि मैं कॉमन इंडियन हूँ, कॉमन मैन, मैं वो शब्द नहीं यूज करता, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा काम मनरेगा पे भी महिला ये करते हैं। मनरेगा का अभी जो बंद कर दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, उसको बंद कर दिया। मैंने ये सवाल पूछा कि अगर मैं मनरेगा पे काम कर रहा हूँ, एवरेज एंड डेली एवरेज, नेशनल एवरेज 294 रुपीज पर डे। किसी को भी उतना नहीं मिलेगा, लेकिन assuming everybody gets the same, 294 rupees per day, 100 rupees per year, 100 days per year. Even if they get all days per year, आप देखिए, it will take you 340 million years to equal Ambani's wealth. तो आप बताइए कि किसने इतना मेहनत किया that they have so much wealth, that their individual wealth is greater than the GDP of 50 countries. मुकेश भाई का अभी है 90 अरब डॉलर। That is greater than the GDP of 50 countries. किसी ने दुनिया में, इतिहास में उतना मेहनत किया? आप पूछ लीजिए। This is such an absurd argument. Hard work पे every woman in rural Asia, India, Africa, Latin America would be a billionaire. Inequality के बारे में हम बात कर रहे हैं। The addition of every billionaire makes India more unequal. ये कैसे आप समझाएंगे? क्योंकि इनको लग रहा है बिलियनियर आएंगे तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे और फिर वेल्थ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो आर्ग्यूमेंट फट गया इसमें कोविड के टाइम में। आप मैक्सिमम बिलियनियर्स ऐड किया, जो आप हर साल 4-5 ऐड कर रहा था, 42 ऐड कर दिया, और उसी समय में जीडीपी गिर गई 7.7%. तो the more you added, the greater was the loss of poor people. आज बॉटम 50% जो है इस देश में, उनका सम टोटल ऑफ हाउसहोल्ड वेल्थ 6% है। बॉटम 30% है, उनका सम टोटल, ये फिगर्स कहाँ से, वो स्विस बैंक है, क्रेडिट स्विस, वो हर साल ग्लोबल डेटा हैंडबुक ऑफ वेल्थ बनाते हैं। आप देखिए उसमें बॉटम 30% का हाउसहोल्ड वेल्थ शेयर नेगेटिव बन गई इंडेटेडनेस से। मैं समझता हूँ इंडेटेडनेस से माइनस कुछ हुआ। 5-6 साल पहले भी उनका बॉटम 30% का 1.3% शेयर था, अभी वो भी नहीं है। और ये भी है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का रिपोर्ट जो है, पिकेटी, वो सब जो हमारा अरबपति का धन दौलत है, 90% से ज्यादा सवर्ण लोग के हाथ में है। तो इनइक्वालिटी बढ़ गया या कम हो गया? Total upper caste population in India will be like 12 to 14%. Maybe. Census नहीं हुआ तो we don't know. But I'm saying that see, the OBCs are the biggest, and
But every fourth Indian is either a Dalit or an Adivasi. About 24-25% of India's population are Dalits plus Adivasis. तो वो इनइक्वालिटी इतना बढ़ गई. देखो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट और वो डेटा से ये भी निकल रहा है कि इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज ग्रेटर देन इट वाज 1939 ब्रिटिश राज. तो ये माहौल में सर जब अंबानी की ऐसी शादी होती है, हाउ शुड पीपल टेक इट? देखो, it was a matter of great shame as someone who has worked 45 years in Indian journalism. It was shameful for me to accept that not a single newspaper, not a single channel made a comment on what is this. They were all celebrating it, and God knows how many social media influencers were paid to put out great stories of the wedding. मैं समझता हूँ कि this wedding, और देखिए, it's also important to know, wedding took place in the final, you had pre-wedding जामनगर, ये सब, और उसमें public wealth भी involved था. क्यों? जामनगर एयरपोर्ट became international airport, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल किसने किया? इंडियन एयरफोर्स, वायुसेना. they did the air traffic control. तो मुंबई में हुआ ये फाइनल, आईपीएल जैसा सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल सब हुआ और फाइनल हो गया मुंबई में. और इसी राज्य में, महाराष्ट्र में, एवरी ईयर thousands of farmers' weddings collapse. They are not holding the wedding because they can't, neither side can afford it. There are government studies going back to 2006 showing in Vidarbha alone 3 lakh families, 3 लाख फैमिली था जिसने कहा हमारा लड़के को शादी नहीं कर पाए, पैसा नहीं है सर. और उस राज्य में ऐसा एक और एस्टिमेट है, अटलांटिक मैगजीन और कुछ फॉरेन मैगजीन्स, they made an estimate of $600 to $620 million expenditure. मतलब 5,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा. मैंने FTII में बात किया स्टूडेंट्स के साथ. मैंने कहा इफ यू हैड टू मेक अ फिल्म 30, अगर 30 साल पहले ये शादी चला, विजय तेंदुलकर ने प्ले, he would have created a play, अंबानी की शादी, गोविंद निहलानी, Saeed Mirza, Manikal would have made films on the sheer obscenity of this wedding. As many of you know, my life has not always been entirely a bed of roses. I've also experienced the pain of thorns. I never really wanted to get a watch, but after seeing that, I was like, watches are cool. हमारे जो प्रधानमंत्री हमारे नेता है, तो हम उनसे प्रेरणा लेना चाहिए. और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया है, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया. और सब कुछ छोड़कर जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, उन्होंने सब कुछ, उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है और हम उनसे प्रेरणा लेना चाहिए. Today nobody has done it, not one critical piece. मैं कह रहा हूं कि ये बहुत इनक्रेडिबल बिजनेस इन्वेस्टमेंट था. देखो, जो भी हमारा कॉर्पोरेट जगत का सीईओस हर दिन नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में जो भी अभी पता नहीं कहाँ है सब ऑफिसेस, कृषि भवन, एजुकेशन भवन जो भी हैं, always top representatives of corporates are meeting top secretaries of government. हमारा अरबपति का धन दौलत कहाँ से आते हैं? Leasing or privatizing of public resources, oil and natural gas, mining and minerals, जो भी हैं, it is public property that is either privatized or leased. उसको करके, lease और privatize करके उसका पैसा आती है. जैसा हमने हसदियो जंगल का 79,000 एकर्स ने हमने एक आदमी को दे दिया, अडानी दे दिया आपने. तो ठीक है, मैं समझो कि मैं एक बड़ा कॉर्पोरेट लीडर हूँ,
मेरा 3-4 CEO मेरा कंपनीज का एजुकेशन, मिनरल्स मिनिस्ट्री, माइनिंग मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री में बैठे हैं। कंसेशंस, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री। मेरा लोग आपके साथ, सब आपने 50,000 एकड़ दिया जंगल का, अरे एक 20,000 और एकड़ देने में क्या क्या चलता है? यू आर ट्रबल्ड, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, यू डोंट, आई एम अज्यूमिंग you are an honest person, you don't want to do that, and you're saying yaar it will become a scandal if I give you any more. जो 50,000 एकड़ दिया वो भी स्कैंडल बन गई, और ये आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं 5-10 मिनिस्ट्री में अलग अलग डील्स के ऊपर। और आप अंबानी की शादी देखेंगे, पावर लिस्ट अटेंडेंस, आपका मिनिस्टर है वहाँ, आपका बॉस है वहाँ, स्टेट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री जी हैं, देश का आधा चीफ मुख्यमंत्री हैं वहाँ, ऑल सेलिब्रिटी ए लिस्ट ऑफ बॉलीवुड एंड क्रिकेट एंड एवरीबडी आर देयर, सलमान खान, शाहरुख खान आर ऑल परफॉर्मिंग देयर। तो अगले हफ्ते जब मेरा CEO आपके पास आएंगे, आप बताएं कैसा ना कहेंगे? Do I make my point? Absolutely. So then coming back to where we stand in the current discourse, I try my best to not be cynical. How do you do it? How do you try your best to not be cynical? I believe in cold-blooded analysis. Cynicism and pessimism are very different. I mean, see, I think that what journalists have to be is not cynical, but skeptical. ये दो अलग चीज है. They are not the same thing. Skeptical का, I am skeptical. Skeptical का मतलब, skepticism का मतलब यह है कि मैं हर चीज को क्वेश्चन करता हूँ, और हो सकता है कि मैं उनकी जवाब को सहमत में आ सकता हूँ, I can agree with it or I can disagree with it. Skepticism is the indispensable tool of the journalist. A journalist who is not skeptical is not a journalist. वो पत्रकार नहीं है जो skeptical नहीं है। हर चीज का वो skepticism होना चाहिए, वो एक बात है। cynical बात है, cynical का मतलब है कि कुछ सुधरेगा नहीं, वो cynical का मतलब है। कुछ सुधरेगा नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? जब हम कह रहे हैं कि कुछ सुधरेगा नहीं, मेरा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पीछे कट कर दिया। स्केप्टिकल का मतलब आई गेट एन आंसर एंड देन आई एम इंस्पायर्ड टू फाइट इट फर्दर। मैं कभी इस 45 साल में मैं सिनिकल नहीं रहा। स्केप्टिकल, ओवर स्केप्टिकल आप कह सकते हैं, लेकिन मैं स्केप्टिकल ही रहता हूँ। और मैं देख चुका हूँ कि आम लोग, आम जनता इतना स्ट्रगल करते हैं, कैसा स्ट्रगल करते हैं। जैसा हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुई, तो आप सिनिकल कैसा हो सकते हैं? They have fought and won against greater odds than those we face today. Actually, the cynical people are more sold out than the skeptical. देखो, ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी वो, और ओवर ऑप्टिमिज्म और सिनिकल पेसिमिज्म एक ही चीज है। हाँ, एक तो कहते हैं कि 10% ग्रोथ से गरीबी हटाएंगे 60 महीने में, जितना प्राइम मिनिस्टर आपको वो कहा, 60 months we will eradicate poverty, वो है। और पेसिमिस्टिक, सिनिकल पेसिमिज्म का मतलब है अरे मैं क्यों कर, व्हाई शुड आई टेक एफर्ट, कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही रहने वाला है, ये देश ऐसा ही है। Both are absolving themselves of the responsibility of doing anything. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आर्थिक तूफान आ रहा है, और ऐसा तूफान आ रहा है जो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा है।
पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, उसका मंगलसूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। पूरी दुनिया देख रही है, हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है। Why as a country we run behind an export based economy, and what does that achieve? For 40 years, 50 years, 40-50 साल के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF ने हर डेवलपिंग नेशन को यही एडवाइस दिया, एक्सपोर्ट लेड स्ट्रेटजी। एक्सपोर्ट करेंगे तो आप हार्ड करेंसी में अर्निंग्स मिलता है, हार्ड करेंसी में अर्निंग्स मिलेगा तो आप यू विल अबॉलिश पॉवर्टी। हर डेवलपिंग नेशन को यही एडवाइस और इम्पोज भी किया स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स में। अगर आप लोन चाहिए हमसे, आप यू मस्ट इतना तो प्राइवेटाइजेशन करना है, बड़ा सर्विसेज को प्राइवेटाइज करना है। हाँ, और फूड प्रोडक्शन में आप चावल गेहूं क्यों ग्रो करते हैं? हमारे पास है, वो आपको चीप सस्ता में भी दे सकता हूँ। आप कैश क्रॉप्स कर लीजिए जो हमारा क्लाइमेट में नहीं आएगा। यू कैंट ग्रो कॉफी इन अलास्का, you can't grow pepper in Finland. You grow all these in tropical climates in India. You'll export it, you'll get a lot of foreign currency, and then you will better the lives of your people because you've got so much money. ये export led strategy, first of all, first flaw ये है, they are ignoring the fact that the largest market for India is Indians. और वो टैप करने के लिए एवरेज कॉमन इंडियंस का, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना है। यू हैव टू मेक दोज लिविंग कंडीशंस बेटर। इफ यू इंक्रीज द परचेसिंग पावर ऑफ द एवरेज इंडियन, देन यू विल हैव अ जाइगेंटिक मार्केट। देखो चाइना कैसा, हाउ दे आर स्टैंडिंग अप टू द टैरिफ अटैक। दे हैव गॉट अ जायंट इंटरनल मार्केट, and plus they have exported to other markets. They are a giant exporter, but they also have a giant internal market. We have, our market is the West, primarily the United States. 85% of seafood exports from Andhra Pradesh, my home state, are to the United States. We have never tried to diversify and find other markets, neighbor markets. We are focused entirely on meeting the United States, getting those dollars. Now, when you've done that, you've made yourself very vulnerable to pressures. अब अभी देखो, one thing President Trump has done, he has shown the world the stupidity and folly of this export-led growth strategy. दिखा दिया, आपने इतना मेहनत किया, उतना मेहनत किया, 50% टैरिफ मैं कर देता हूँ, और everything is, the world tariff system is in a mess. Third world countries are in a mess. अभी ये भी देख लीजिए कि ये टैरिफ पॉलिसी जिस दिन आपका सरकार क्यों कर रहा है, we can't control President Trump. He represents United States. He is someone else. That is another country. आपका सरकार क्या कर रहा है जब ये पॉलिसीज आ रही है? मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि पॉलिसीज आर मेड फॉर बाय द टॉप 1%, नॉट इवन टॉप 10%. जिस दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने 50% टैरिफ बताया, देखो कॉटन की अलग टैरिफ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, अपैरल, कॉटन, सोयाबीन, ये गारमेंट्स, हमारा गारमेंट्स क्या होता है? कॉटन ही होता है।
कॉटन गारमेंट ज़्यादा 90% वही होगा। एंड लेदर गुड्स, जिस दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया टैरिफ्स, उसी हफ्ते अब भारत सरकार ने कॉटन का जो छोटा मोटा ड्यूटी था 11% वो विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ करने में इतना, सिर्फ अनाउंसमेंट में इतना नुकसान हुआ कपास वाला फार्मर को, किसान को, कपास वाला किसान को। मैं उस समय विदर्भ को टूर किया। 1 साल हमको एक अच्छा MSP मिला 8,000 रुपया, 8,125 रुपया। एक किसान नहीं मिला जिसको 7,000 भी मिला। अनाउंसमेंट में वो कोलैप्स हो गया। हमने 11% ड्यूटी निकाल दिया। इवन बिफोर इंपोर्ट स्टार्ट कमिंग इन, द मार्केट कोलैप्स्ड। सोयाबीन में ऐसा हो रहा है, हर जगह में ऐसा हो रहा है। तमिलनाडु में हिंदू ने रिपोर्ट किया, hundreds of small units, tanneries, leather related units, वो सब कोलैप्स हो गया। अरे ये लेदर और टैनरीज और ये यूनिट्स किसका इंडस्ट्री है? ज्यादा से ज्यादा दलित वर्ग का इंडस्ट्री है। जैसा आगरा में लेदर एंड शूज। देखो चाइना ने कैसा हैंडल किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा 145% ऑन चाइना। China simply stopped buying from USA. Major export of USA to China, soybean. 16 अरब डॉलर तक खरीदते हैं कभी कभी। 2024 में 13 बिलियन डॉलर था उसका। China started buying from Argentina, Mexico, Brazil इनसे। तो वो इतना सोयाबीन के पीछे बैठे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, वो कहाँ डंप करेंगे? आपके किसान लोग विदर्भ में ये समझते हैं, दे अंडरस्टैंड। मैंने पूछा पब्लिक मीटिंग में, वो कहाँ डंप करने वाला है, कहाँ डालने वाला है? 1000 लोग ऐसा कहा, हमारे सिर के ऊपर। तो all this is showing you how stupid your export dependent strategy was. You needed to improve the living standards of Indian people and you will have the biggest market growing market in the world. But we didn't. We chose not to do that. We chose to enrich 229 individuals. ये 229 व्यक्ति जो हैं, आपका पॉपुलेशन में क्या परसेंटेज है? 0.0014% है। उनको एनरिच करके, तो दूसरा पॉलिसी जो है गलत में कि ट्रिकल डाउन होगा, नहीं होगा, गश अप हो रहा है, इट डज नॉट ट्रिकल डाउन। तो ये सब पॉलिसीज वेर फाउंडेड ऑन कंप्लीटली रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग्स। और अभी देखो आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया यूरोपियन यूनियन के साथ, उसमें आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। WTO के ज्यादा भी हम कर रहे हैं। अभी क्या होगा? इंडिया इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स, जो बहुत सस्ता होगा। इंडियन जेनेरिक ड्रग्स ऑन एड्स saved millions of lives across the world because it was the cheapest. Nelson Mandela praised India at that time, saying that asking the WTO not to take action on this cheap generic drugs. आज हमारा न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में कुछ भी डिस्कशन नहीं है, लेकिन मेडिसिन sans फ्रंटियर मतलब डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो एक प्रेस रिलीज निकाला कि हमने 80 देश में काम करते हैं, 80 देश में काम करते हैं और गरीब लोग के साथ काम करते हैं, डेस्टिट्यूट लोग के साथ काम करते हैं, और अब 90% यूज करते हैं इंडियन जेनेरिक मेडिसिन। अभी आपने फाइजर, बेयर, इन लोग को सब इतना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंट्रोल दिया, इंडियन जेनेरिक्स इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचेंगे आप। द होल थिंग इज, ऑल दीज आर कॉन्शियस डिसीजंस। दीज आर, जब से हमने नया आर्थिक नीति, अभी नया नहीं है, 30 साल हो गया, लेकिन उस दिन से we are in violation of our constitution which pledges you will fight inequality. Constitution का
पार्ट 4 आप देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मिटिगेट इनइक्वालिटी, हमने कितनी गुना बढ़ गया उसको। तो the export led growth, they are learning how stupid it was. All the hard work you do, one fellow can say, I'm putting 50% tariff on it, it's gone. Also, you shifted your entire agriculture food crop base से ज़्यादा आपने cash crop बना दिया, उसका भी implications अलग है। You work a lot with languages, and what is it that currently is happening to the diversity of this country when it comes to spoken and written languages? To get a picture of that diversity, you should know that जो People's Linguistic Survey of India है, गणेश देवी साहब ने चेयर किया वो उसका, उसमें there are 780 to 800 living languages, जिसमें 8 भाषा का 5 करोड़ से ज़्यादा स्पीकर है, 4 भाषा में 8 करोड़ से ज़्यादा भाषा स्पीकर्स हैं उसमें, और एक में कहता है कि 50 करोड़ है जो हिंदी है अब बोलते हैं। लेकिन जो वो अलग बात है, लेकिन वो 50 करोड़ का फिगर है, उसमें बहुत सारा दूसरा भाषाएं भी डाल दिया उसमें हिंदी के नाम में, वो सही नहीं है। लेकिन समझो हिंदी रिलेटेड लैंग्वेजेस 50 करोड़ है, वो एक तरफ, देयर इज दिस एक स्पेक्ट्रम में एक तरफ ये है, दूसरी तरफ बहुत सारा भाषाएं हैं कि जहाँ 10,000 2,000 से कम स्पीकर है। हाउ लॉन्ग दोस विल सर्वाइव वी डोंट नो अनलेस वी मेक एन एक्टिव। पारी में पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया में हमारा स्लोगन है, एवरी इंडियन लैंग्वेज इज माई लैंग्वेज। वी डोंट वांट एनी इंडियन लैंग्वेज टू डाई, एवरी इंडियन लैंग्वेज इज माई लैंग्वेज। We publish in 15 languages, up to 15 languages, and इस साल अभी 2-3 महीने में हम सिंधी भी डालेंगे। प्लान ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन 8 शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, अभी 5 साल तक उस सबको कवर करना है हमारा, लेकिन वहाँ रुकेगा नहीं, आगे भी हम कवर करेंगे। उसके अलावा 225 भाषाएं था जो पिछले 50 साल में खत्म हो गए। Lost them. We have lost them. They are extinct. जैसा जेरू लैंग्वेज इन अंडमान, एक ही स्पीकर था, एक बूढ़े औरत, वो मर गई 5 साल पहले। साइमार दो त्रिपुरा में भाषा है, मेरे ख्याल में अभी 3 स्पीकर हैं, जब मैंने वो स्टोरी किया उस समय 7 था। और जो एनसाइक्लोपीडिया था, लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, वो भी गुजर गए, इज नो मोर। और ये 780 भाषाएं में सिर्फ 4% स्कूलिंग है 7वीं क्लास तक। ओनली 4%, मतलब 32 भाषाएं में schooling up to 7th. For a language to survive, it has 2-3 conditions. It must be the language the child is speaking to her or his mother. It must be there in schooling, and there must be a sizable community, some community speaking it in transactional terms, in other terms. Abhi many languages have died because of thing, and very few languages, just 4% उसमें स्कूलिंग है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है इसका। इसके लिए हम एक endangered languages program we have, looking at tiny languages, Varli, Koya. This is the complexity of Indian languages. और दूसरा complexity है जो हमने politically डाल दिया उसमें। हिंदी भाषा जो है, it is less than 150 years old, 150 साल। हिंदी बेल्ट का जो मुख्य भाषा है, जो लिटरेचर है, हमारा हेरिटेज है हिंदी बेल्ट का, वो है
Awadhi, Braj Bhasha, Maithili, Bhojpuri, Magadhi. These are the languages which have 1,500 years of literature. पिछले 50 साल में हमने उसको डायलेक्ट्स कहते हैं और हिंदी इज द लैंग्वेज. Those are evolved languages, historically great languages coming through a great process of literary evolution. हिंदी जो है 125 साल पहले कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज है और ये ब्रिटिश टाइम्स में जो कम्युनल फीलिंग बढ़ रहा था, दो कैंप्स था, हिंदी हिंदू वाला कैंप था और द मेन आर्किटेक्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज उसका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी. और हिस्टोरियंस ऑफ हिंदी उस इरा को कहते हैं द्विवेदी युगा. आप चेक कर लीजिए, द्विवेदी युगा कहते हैं इसलिए कि इसने कंस्ट्रक्ट किया. और ये कैसा कंस्ट्रक्ट किया? वन confession which you need not use necessarily, but I hold a prize in the name of Mahavir Prasad. Generally, Ram Manohar Tripathi Prize under the rubric of the Mahavir Prasad centenary celebrations जो कुछ था. लेकिन एक भाषा था हिंदुस्तानी. When Gandhi spoke of Hindi, he meant Hindustani. इसलिए गांधी presided over the inauguration of Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha in Chennai in the 1920s, late 20s. He understood Hindustani to be Hindi. ये हिंदुस्तानी लेके people what they did were consistently were doing for many decades. उसमें जो भी शब्द अरेबिक से था, फारसी से, उर्दू से था, उसको निकाल दिया और संस्कृताइज किया पूरा. उसकी रिएक्शन उस तरफ क्या हुआ? उर्दू बहुत पर्शियनाइज हो गया. जो उर्दू हिंदुस्तानी था उनसे जो भी शब्द भोजपुरी का था, मैथिली का था, अवधी का था, वो सब निकाल के. When I was young, there used to be a joke. All India Radio broadcasts in 3 great languages of the world that nobody speaks. Persianized Urdu, Sanskritized Hindi, and Queen's English. So it was actually the truth. How many people can you tell me the names of the new IPC? नहीं, not at all. वो हिंदी है या संस्कृत है या क्या चीज है? बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन जो यंगर जनरेशन में है, वी थिंक दैट ऑल दीज लैंग्वेजेस लाइक अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, दे आर पार्ट ऑफ हिंदी. मैं भी जब नहीं रहता था तमिलनाडु तो मैं सोचता था कि कोई भी लैंग्वेज को कैसे कोई अपोज कर सकता है, पर जब मैं वहाँ गया तो मैंने समझा कि सब लैंग्वेजेस का एक बेसिक चीज़ होता है जो काफ़ी सिमिलर है. जैसे पानी, तनी. अब वो पानी तो ठीक है आ गया लाइफ में, पर अब आप जल पे आ जाओगे तो वो जल भी सीखे आपके लिए. Periyar used to say Hindi is a Trojan horse for Sanskrit. और जो एलिट रूल करना चाहते हैं, they don't want Sanskrit to be a mass language. 1% कंट्रोल करेगी through the medium of हिंदी. हम भी बोल सकते हैं थोड़ा आप भी हिंदी सीख लीजिए. हिंदी हमारी राष्ट्रीय नहीं तो क्या हिंदी तो एटलीस्ट एवरीवन शुड नो हिंदी No. एंड इंग्लिश बेसिक. No. Because of I disagree. I am a Hindi speaking journalist and I am saying this with full responsibility. You need to know one of the Indian language to operate within this premise. That can be Tamil, that can be Malayalam, that can be Kannada, that can be Hindi, that can be Why English. can't the same have to be in the North India? Why do I need to speak Hindi all over the same place? But why can't I learn this Bihari Hindi, this Rajasthani Hindi? Hindi तो communicate एक जगह पूरे North India में हो जाती है. इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं. आप हिंदी बोलते हैं क्योंकि आपको हिंदी आता है. मुझे हिंदी बोलने को आप फोर्स कर रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ हिंदी आता है. राइट? वी आर नॉट द सेम. 1957 तक you were a professor of Sanskrit in Tamil Nadu, and you were a professor of Tamil. Do you know the salary difference? Professor of Sanskrit
200 rupees a month. Professor of Tamil, even if more qualified, 40 to 70 rupees a month. Or it happened in other states also, in Bengal also. It happened everywhere. Sanskrit was privileged. Now increasingly they needed a larger base. And as Periyar said, Hindi was made the Trojan horse for Sanskrit. You're absolutely right. जो आप कह रहे हैं कि younger generation समझती हैं कि ये ब्रज भाषा, अवधी सब हिंदी का डायलेक्ट्स है। ये कैसा हो सकता है जब वो 150 साल पुराना है, 1500 साल पुराना है। हिंदी कब से आया? आप एक बड़ा एपिक पोएम या ड्रामा आपको दिखाइए जो हिंदी में लिखे गए। रामायण, महाभारत और उपनिषद और जो there is no existence of the language before 150 years. Yep. दो चीज़ जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, एक द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन आवर सोसाइटी, एंड उसके साथ one other question I have is that if this period from say 1990s to 2025, 26, or even going on to 29, if it is reassessed 50 years down the line by someone like P. Sainath, what would their observations be? पहली सवाल यह है कि AI क्या चीज़ है और उसका एंडेवर क्या है, उसका एम क्या है? दुनिया के लिए AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन, कुछ भी। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। बिग डेटा। Every generation has produced some journalists who produce tons of AI. थोड़ा अलग टाइप AI है, आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजिनरी इंटेलिजेंस। अगर उस लेंस से देखेंगे, Market leader. Noida is the biggest hub. Market leader AI. Noida channels are the biggest AI hub. लेकिन AI का जो मतलब है, AI is the effort, first time in history, humanity का पूरा जो knowledge, experience, idea, thought है, across millennia, across हजारों साल के बीच में, the total sum of knowledge of humanity, its experience, its thought, आप एक जगह में collect और collate और organize कर रहे हैं to monetize it for a few billionaires, जिसमें एक दो बिलियनर ट्रिलियनर भी बन सकते हैं जैसा इलॉन मस्क चल रहा है। ये so the essential questions are the same: who owns, who controls, in whose interest do you design it? देखो, डिजाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ अ डिजाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो आपका चाय, यू कैन स्टर योर चाय with the barrel of your gun, but the gun was not designed for that. It can do it, it can stir your chai, but that is not the function the gun will fulfill best. The gun will fulfill its function when you aim it and shoot someone, right? AI, you can do wonderful things with AI. देखो आप, मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो वर्कर लेबरर 8 घंटे में काम करते हैं, 1 घंटे में कर सकते हैं अभी AI के साथ। और इसका मतलब ये हो सकता है कि वर्कर का लेजर टाइम बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन AI was not designed for that. वर्कर का काम 8 घंटे में अभी जो 1 घंटे में हो जाएगा, एम्प्लॉयर 8 घंटे के पेमेंट करेंगे या 1 घंटे का? 1 घंटे का करेंगे। ये दूसरी बात है।
दूसरा, who controls AI will decide what AI will do. Elon Musk ने ग्रॉक बनाया. पहला 1-2 महीने में ग्रॉक तो बहुत इनोसेंट था. जिसने प्रोग्राम किया वो उसने प्रोग्राम किया. और ग्रॉक ने did you see Grok's replies on RSS क्या चीज है? हाँ. बहुत ब्यूटीफुल ट्रूथफुल आंसर्स दिए. और ग्रॉक का एक सवाल पूछा, हु इज इलॉन मस्क, व्हाट इज ही लाइक? ग्रॉक का जवाब था, ये मई 2025 में या मार्च 2025 में, ही इज अ मेजर स्प्रेडर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन. दूसरा सवाल, मिस्टर इलॉन मस्क क्लेम्स व्हाइट जेनोसाइड इन साउथ अफ्रीका. ग्रॉक ने कहा, there is no evidence to back this claim. सितंबर 2025 में 500 ग्रॉक का एनोटेटर्स, जो कहते हैं डेटा एनोटेटर्स, 500 का सैकिंग. इलॉन मस्क ने कहा, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ हाउ ग्रॉक डिड दिस एंड देयर हैज बीन, ही हिंटेड एट कॉन्शियस सैबोटाज, वो सब है. तो 500 people were without jobs. So AI can speak the truth at the pleasure of its owner. और AI का सबसे बड़ा चैंपियन सैम ऑल्टमैन, OpenAI, he has said so honestly what is the real aim he has with AI. मैंने आपको उसको कोट कर रहा हूँ. वो कहा, we see a future in which AI is like any other utility, water or electricity, and people will pay us for that AI. People will pay us for knowledge on a meter. एक बहुत अच्छा क्रिटिक आया उसका, Gizmodo मैगजीन में एक आदमी लिखा, if AI is to be like any other utility and people have to pay like electricity, it raises nightmarish visions of what happens if people are not able to pay their intelligence bills. So, I mean, so that the fact, but he has said very honestly that this is the aim of AI. Please know this. What is this large learning module, large language module, all these kind of stuff? AI models your society. Our AI in India has accurately modeled our society. It is embedded with caste feeling and caste prejudice. Remember who is constructing the program. So, studies हुआ और Times of India में भी एक publish हुआ, accidentally हो सकता है. AI को ये क्वेश्चन दिया, इंडिया में, इंडियन AI को ये क्वेश्चन दिया, प्लीज मैच नेम एंड ऑक्यूपेशन. एक नाम दिया बंसल, बनिया सरनेम. एक नाम दिया अहिरवार, दलित सरनेम. ओके, बंसल का नाम पे AI इमीडिएटली मैच्ड. हाँ, साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एकेडमिक भी कहा. और इसमें अहिरवार को मैनुअल स्कैवेंजर, लेबरर. सो it is, you are modeling, you are creating a software, you're creating a technology that will model your society, then all the prejudices of your society will reflect in that. Can this be changed? Yes, it can be. Yes, it can be. If you have a public ownership of AI or strict public regulation of AI, then you can get into the question of who owns, who directs. You need not be like Elon Musk. You can let your AI tell the truth. All these things can happen, but not so long as it's controlled by the billionaire class. Yeah. Till the ownership does not. Till the ownership and regulation, idea of regulation. Remember that the last 40, 30 years has been of deregulation. That comes to the last question. कि जो last 33 years, I think 92 we were liberalized, अब हम 2026. So how would they be looked at and analyzed 50 years from now? देखो, one of the reasons मैंने पारी को शुरू किया, मेरा ये क्लेम है पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया का,
25 साल, 50 साल छोड़ो, 25 साल के बाद जो भी रिसर्चर इंडिया इन 2000, 2010, 2020, 25 या 50 साल आगे ये देखेंगे तो एक ही सोर्स मिलेगा उनको, वो पारी, पीपल्स आर्काइव, और उस समय तक 20-25 भाषाएं होगा. If 25 years, 50 years from now, people look at, say, what did Indians look at? They will think that everyone looked like Salman Khan or Katrina Kaif. If they want to know what Indian politicians look like, they will know the faces of Modi and Shah. I think that history will judge this period very sharply. History will judge this period very harshly and correctly so. Because we have taken a nation where inequality, in income inequality at least, was dropping from 1950s to 1980s, it was dropping. We took that and reversed the process. And we have taken it back to inequalities जो ब्रिटिश राज के समय में वो inequalities अभी comparable है. 30s to 40s. Yeah, we did that. So I think it will judge us very harshly. I think if we have not destroyed and erased our history, it will judge the media of India very harshly. It will see that मैंने कहा मीडिया और जर्नलिज्म अलग चीज बन गया. जर्नलिज्म में दो स्कूल ही है, दो ही स्कूल है जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म और स्टेनोग्राफी. All of us will be judged whether we were stenographers or journalists. Stenographers to power or journalists to the people. Absolutely. Sir, thank you so much for joining me. My pleasure, Kunal. It's always a pleasure to interact with you. Thank you. Yeah, we got it. End clap. Hey, shut up, ya Kunal. Shut up, ya Kunal. Hey, Kunal, chupna. Shut up, ya Kunal. Hey, shut up, ya Kunal. Ya Kunal.